ऐसा कैसे संभव हुआ? ऐसा संभव हुआ ब्रिटिश साम्राज्य की बदौलत, ऐसा संभव हुआ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बदौलत। फूट डालो और राज करो की नीति ब्रिटिश साम्राज्य से शुरू हुई है, लेकिन यह नीति आज भी हमारे सामने संचालित है। आज भी जो भी शासक है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के माध्यम से अपने शासन को, अपनी अधिसत्ता को, अपनी कुर्सी को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है, बचा सकता है, लंबे समय तक शासन कर सकता है। बस उसे डिवाइड एंड रूल को फॉलो करना है, डिक्टेटरशिप स्टाइल में, ब्रिटिश स्टाइल में रूल्स और रेगुलेशन को लागू करना है, थोड़ी सी ताकत दिखानी है, डर दिखाना है लोगों को। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको ब्रिटिश साम्राज्य ने तैयार किया 1920 से लेकर 1939 तक, आप मान सकते हैं कि इस समय अवधि में ब्रेन वॉश करके मोहम्मद अली जिन्ना को एक कट्टरपंथी मुसलमान के रूप में खड़ा करने का श्रेय ब्रिटिश साम्राज्य को जाता है। और इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, स्टेट इन हिज बुक इंडिया डिवाइडेड 1947 हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया। पहले भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अपनी पुस्तक भारत का विभाजन 1947 में लिखा गया है कि विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन है। मैं स्पष्ट रूप से ये कह सकता हूँ कि भारत के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, इन सब को छोड़ दिया जाए तो वास्तव में जिम्मेदार जो है वो ब्रिटिशर हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम अपनी जो बुराई है ब्रिटिश साम्राज्य पर थोप रहे हैं, परंतु वास्तविकता यही है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने ही वो ज़मीन तैयार की जिस पर आगे चलकर ऐसी फसल बोई गई जिसका मैंने जिक्र किया है कि लॉर्ड मिंटो ने वो फसल बोने का कार्य किया। सांप्रदायिक अधिनियम लागू करके 1909 के अधिनियम के द्वारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जो फसल अब पककर तैयार हो चुकी थी उसको काटने का अवसर आ चुका था। इसलिए राष्ट्रवादी मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि अब कट्टरपंथी मुसलमान बन चुका था, उस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो 1920 से लेकर 1939 की अवधि में ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन तैयार हुआ, ये उद्घोषणा की गई, वी वांट टू नेशन थ्योरी, हम द्विराष्ट्र सिद्धांत चाहते हैं। कौन से दो राष्ट्र? अब मोहम्मद अली जिन्ना जो ये कह रहा था कि हिंदू और मुसलमान एक ही दुल्हन की दो आंखें हैं, मैं मोहम्मद अली जिन्ना की सुर बदल चुके हैं और मोहम्मद अली जिन्ना कह रहा है कि वो हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग व्यक्ति हैं। वो केवल धर्म ही नहीं है, वो दो अलग अलग जीवन हैं, अलग अलग जीव हैं, अलग अलग शक्ल हैं, अलग अलग रस्में हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग तरीके से हाथ धोते हैं, अलग तरीके से भोजन करते हैं, अलग तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, उनके यहाँ तक कि नामकरण संस्कार भी दोनों के अलग अलग हैं, विवाह की रस्में अलग अलग हैं, मृत्यु संस्कार भी अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि जीवन जीने अथवा कल्चर दोनों की अलग है, बातचीत करने का तरीका अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग है, पूजा अर्चना करने का तरीका अलग है, भोजन करने का तरीका अलग है। इसलिए किसी भी कीमत पर हिंदू और मुसलमान के लिए एक देश नहीं हो सकता। अब मुसलमानों के लिए दूसरा देश होगा जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानेंगे। इस तरह से मार्च लाहौर अधिवेशन जो मुस्लिम लीग का था उसमें उद्घोषणा कर दी गई। अब आप सोच सकते हैं कि दूसरे राष्ट्र की जो मांग थी बहुत ज़्यादा तीव्र हो चुकी है। ठीक द्वितीय महायुद्ध शुरू हो चुका है, सिविल ये ओबीडियंस और शुरू होता है जिसको हम कहते हैं सिंगल सत्याग्रह के नाम से, एकल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। बड़े स्तर पर सत्याग्रह संचालित किया गया, लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। अगस्त के अधिवेशन में ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से घोषणा की गई थी कि हम भारत को औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा देंगे। देखिए ये भी बड़ी विचित्रता की बात है कि अभी हमें गुलाम माना जा रहा था, परंतु औपचारिक रूप से वो कह दे ब्रिटिश सरकार कि वो आप अधिराज्य हो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। ये अधिराज्य की घोषणा भी 15 अगस्त 1947 को की गई है। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, पूर्ण रूप से वह ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन ही था। और जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तब भारत रिपब्लिक इंडिया बना, गणतंत्र भारत बना, पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ, हमारे रूल्स और रेगुलेशन चले। इससे पहले भारत शासन अधिनियम 1935
कि जो रूल्स और रेगुलेशन थे, उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन के माध्यम से, उन्हीं आर्टिकल्स के माध्यम से, उन्हीं धाराओं के माध्यम से शासन संचालित किया जा रहा था। जो मैंने जिक्र भी किया कि 2/3 जो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वे 1935 के अधिनियम का ही हिस्सा था, उसमें पार्शियली चेंज किया गया, आंशिक बदलाव किया गया। इसीलिए जो आलोचक थे उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि यह ब्रिटिश साम्राज्य का संविधान है, ये उधार का संविधान है, ये गुलामों का संविधान है। जो लोग 1935 के अधिनियम की बुराइयां कर रहे थे, उन्हीं लोगों के द्वारा, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं लोगों के द्वारा उसी अधिनियम की 270 से अधिक धाराओं को, आर्टिकल्स को फ्री इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वोल्व कर लिया गया। ये उनके द्वारा अनेक बार चर्चा की गई। 1940 के बाद का जो माहौल था वह सेकेंड वर्ल्ड वार में और ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका था। आज़ाद हिंद सेना मार्च 1941 तक हमारे मोर्चे पर पहुंच चुकी थी और वो अंत की ओर भी जाने लगी। महात्मा गांधी के द्वारा जब ये मांग की गई, डोमिनियन स्टेट की बात कही गई, औपनिवेशिक अधिराज्य देने की बात कही गई, तो ब्रिटिश साम्राज्य ने फिर से एक नई चाल, नया पैतरा, न्यू स्ट्रेटजी की शुरुआत की गई। इस बार उन्होंने क्रिप्स मिशन के नाम से एक प्रपोजल भारत की ओर प्रेषित किया। क्रिप्स, सर स्टीफर्ड क्रिप्स नाम का व्यक्ति जो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री हुआ करता है, एकल सदस्य, सर स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में केवल एक व्यक्ति ब्रिटेन से भारत भेजा जाता है, एक मंत्री ब्रिटेन से भारत भेजा जाता है कि वह भारत से बातचीत करे। किस मामले में? क्योंकि 1940 में उद्घोषणा कर दी गई है कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य हमें डोमिनियन स्टेट का स्टेटस देने का डिक्लेरेशन नहीं देता है तो हम सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। द्वितीय महायुद्ध में भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए और तत्कालीन वार की जो सिचुएशंस है, उन सिचुएशंस में उत्पन्न पॉलिटिकल गतिरोध को रोकने के लिए स्टीफर्ड क्रिप्स को भेजा गया। जैसे पहले से ही तय था कि स्टीफर्ड क्रिप्स एक फ्यूचर असाइनमेंट लेकर आया था, भविष्य का दस्तावेज लेकर आया था, वह फ्यूचर डॉक्यूमेंट था जिसमें कहा गया हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। इट मीन्स वी विल गिव द स्टेटस ऑफ डोमिनियन स्टेट बट इट्स विल डिपेंड अपॉन योर कोऑपरेशन इन दी सेकेंड वर्ल्ड वार। हम आपको औपनिवेशिक स्वराज्य तो का दर्जा दे देंगे, लेकिन इस बात पर निर्भर होगा कि आपने द्वितीय विश्व युद्ध में कितना सहयोग किया, सहयोग क्या किया, और आपने सहयोग किया या नहीं किया। हु विल डिसाइड, ये कौन निर्णय करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार को ही तय करना है। तो ये भी कह सकते हैं कि आपने सहयोग नहीं किया, आपने सक्रिय सहयोग नहीं किया, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। या ठीक वैसा ही हो सकता है जैसा हमने पहले भुगत लिया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमने जी जान से, हमारे सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से युद्ध लड़ा, और उसके बाद क्या हुआ 1914 से 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। उसके बाद एक ऐसा दमनकारी कानून लाया गया जिसको सर सिडनी रोलेट एक्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया। रोलेट एक्ट, न दलील, न अपील, न वकील, अर्थात आशंका, डाउट के आधार पर आप किसी को भी अरेस्ट करो और जेल में बंद कर दो, न तो वकील वो करेगा, न उसकी दलील दी जाएगी, न उसको बेल मिलेगी, अनिश्चित काल के लिए बंद कर दो। इसलिए भारतीय डरे हुए थे कि स्टीफर्ड क्रिप्स जो कह रहा है बाद में ये बदल जाएगा। इसके अलावा कुछ ग्रुप्स को लेकर डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ, और इन सब बातों को ध्यान में रखकर जब स्टीफर्ड क्रिप्स मार्च 1942 21 मार्च 1942 को जब यहाँ पे बम्बई पहुँचता है तो सब लोगों ने इस बात को ठुकरा दिया। कांग्रेस ने भी ठुकरा दिया, महात्मा गांधी ने भी ठुकरा दिया, जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको ठुकरा दिया, बायकॉट कर दिया गया। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि पोस्ट डेटेड चेक है, ये उत्तर तिथि चेक है, ऐसा चेक जिसकी आप तारीख बहुत बाद की दे दी, आपने उस पर लिख दिया, मान लीजिए आज की तारीख 28 सितंबर 2020 है और मैं आपको चेक दूर उस पर लिख दूँ 28 सितंबर 2040। अब 2040 में क्या होगा नहीं होगा ये भविष्य के बारे में कोई बता नहीं सकता, क्योंकि ये ज्योतिषी भविष्यवाणी नहीं कि भारत को आज़ादी मिलेगी।
इसलिए गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक है, इसकी कोई कोई मतलब नहीं है, इसकी ये ऐसी तारीख है जिसका कोई उत्तर तिथि चेक है, कोई मतलब नहीं है। और इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये ऐसे बैंक का चेक है जो बैंक ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है, जो डूब चुका है, वो पैसे कहाँ से देगा। क्रिप्स मिशन को नकार दिया गया। क्रिप्स मिशन की असफलता ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से और हमारी सफलता, हमने क्रिप्स मिशन की असफलता को ध्यान में रखते हुए क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को ठुकराते हुए एक नवीन आंदोलन की रणनीति बनाई और इस बार भी तीसरा जन आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा ऑपरेट किया गया। और इस बार का आंदोलन बड़ा ही, हम कह सकते हैं कि उसमें बहुत सी हिंसक घटनाएं हुई, लेकिन हिंसक आंदोलन का आरोप हम इंडियन होने की वजह से उस पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया है, बड़े सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया, बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो आंदोलन है उसकी बागडोर युवाओं के पास चली गई है, जो भूमिगत हैं उनके पास चली गई है और क्रांतिकारी हैं उनके पास चली गई है, हम ऐसा कह सकते हैं, जिसमें जयप्रकाश नारायण है, अशोक मेहता है, उषा मेहता है। इन लोगों के पास बागडोर चली जाने के कारण वो एक तरह से भूमिगत होकर उसका नेतृत्व करते हैं। 8 अगस्त 1942, इसलिए इसको अगस्त रिवोल्यूशन, अगस्त क्रांति कहते हैं। 8 अगस्त 1942 की इस तारीख बम्बई में एक ग्वालियर टैंक मैदान है, खुली जगह जिसको आप मैदान कहते हो, वहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा एक संत की तरह प्रवचन दिया गया, शांति की बात कही गई, अहिंसा की बात कही गई, परंतु उन्होंने एक चुनौती दी ब्रिटिश साम्राज्य को। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद हम फिर से एक आंदोलन करने जा रहे हैं, परंतु इस बार का आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस बार के आंदोलन में आर पार की लड़ाई होगी। मैं हिंदुस्तान के बासिंदों को एक मंत्र देता हूं, जिस मंत्र पर आप कार्य करोगे, डू और डाई, करो या मरो। इस आंदोलन में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना है, और कार्य कैसा करना है, आज़ादी के लिए कार्य करना है। यदि इस कार्य में हम सफल होते हैं तो हमें आज़ादी मिलेगी, और यदि हम सफल नहीं होते हैं तो हमें अपने जीवन को दांव पर लगा देना है, हमें जी जान से कार्य करना है, करो या मरो। या तो हम हिंदुस्तान को आज़ाद करा दें अथवा हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दें, अपने प्राणों का बलिदान दे दी। आपको ध्यान रखना है, मारने की बात नहीं की गई है, मरने की बात कही गई, इसलिए अहिंसक आंदोलन था, हिंसक आंदोलन नहीं था। मार्च 1942 का क्रिप्स मिशन असफल होने से ये आंदोलन हुआ। अगस्त 1942 के इस आंदोलन को बहुत बड़ा जन आंदोलन कहा जाता है, और इस जन आंदोलन के ठीक अगले दिन अर्ली मॉर्निंग सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के सब नेताओं का मतलब लिबरल लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब केवल क्रांतिकारी व्यक्ति बाहर रह गए, उनके द्वारा इसका संचालन किया गया। विशेष रूप से रेडियो के माध्यम से संचालन किया गया, क्योंकि दूरभाष का कोई माध्यम नहीं था। रेडियो के माध्यम से वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते थे। अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादी नेताओं के द्वारा, अशोक मेहता जैसे समाजवादी नेताओं के द्वारा इस आंदोलन की बागडोर संभाली गई। इस आंदोलन की बागडोर युवाओं के पास होने के कारण, क्रांतिकारियों के पास होने के कारण, ब्रिटिश साम्राज्य का जो नामो निशान था उसको मिटाने का प्रयास किया गया। जैसे कि रेलवे लाइनों को तोड़ दिया गया, डाक तार लाइनें होती थी उनको उखाड़ दिया गया, 800 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन को ध्वस्त कर दिया गया, अधिकांश तार लाइनें क्षतिग्रस्त कर दी गई, रेलवे की पटरियां उखाड़कर अलग रख दी गई, और जगह जगह हिंसा हुई, बड़ी मात्रा में हिंसा हुई। यह आंदोलन कब रुका कब नहीं रुका इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 1944 तक बड़े स्तर पर यह आंदोलन संचालित होता रहा। 1945 तक आते आते ब्रिटिश साम्राज्य में एक नई चाल चली, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध भी समाप्ति की ओर जा चुका है। 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी पर बम डाल दिए गए हैं। इसी के साथ द्वितीय महायुद्ध का अंत हो चुका है। जुलाई 1945, उससे ठीक पहले लॉर्ड वेवेल के नेतृत्व में पीस मिशन भारत भेज दिया गया है, जो शिमला में वार्ता करता है। आंदोलन शिथिल पड़ चुका है, क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व करता नहीं बचा है।
जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जेलों में बंद हैं, अहमदनगर की जेल में बैठे बैठे किताबें लिख रहे हैं। और अब एक नया मिशन भेजा गया है जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। 1946 द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो चुका है। अंतिम जो भारत छोड़ो आंदोलन की घटना है वो तलवार जहाज के नौसैनिकों के द्वारा संपन्न की गई है, जिसके बाद नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ब्रिटिश सरकार ने उन पर मुकदमा दायर कर दिया गया है। इसी के साथ आज़ाद हिंद फौज सेना के जो ब्रिगेडियर थे, सेनापति थे, उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर भी दिल्ली के लाल किले में मुकदमा जारी है। 1946 के इस पूरे घटनाक्रम में भारत के संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को और पॉलिटिकल क्राइसिस को और कम्युनल क्राइसिस को, हिंदू और मुसलमान के संकट को दूर करने का प्रयास किया गया, क्योंकि 1945 से ही सांप्रदायिक दंगे बड़ी संख्या में शुरू हो गए हैं। 1946 में 3 सदस्यीय मिशन भारत भेजा गया, इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसमें भी स्टेफर्ड क्रिप्स मेंबर था, एवी अलेक्जेंडर। त्रिसदस्यीय क्रिप्स कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से ही भारत की आज़ादी को ट्रांसफ़र करने का या पावर को ट्रांसफ़र करने का सबसे बड़ा कार्य किया गया। इस मिशन के द्वारा एक शांति का प्रयास किया गया। यद्यपि इस मिशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे जब 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम, या मैं कहूँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, तब विस्तार से इसके मेंबर, इनके प्रपोजल, इनके सुझाव, इनकी क्या बातें इनके द्वारा कही गई, कौन कौन से बातों पर विवाद उत्पन्न हुआ और किस तरह से मिशन को ठुकरा दिया गया है। उसमें कुछ सुझाव, कुछ चेंज ले आते थे, उस मिशन को स्वीकार भी किया जा सकता था। इन सब के माध्यम से हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, सबके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। और इसी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो चुका है और नए प्रस्ताव के माध्यम से एक नया अधिनियम लाया गया है जिसको भारत स्वतंत्रता अधिनियम कहा गया है, भारत परिषद अधिनियम की तरह, क्योंकि इंडियन काउंसिल को अंत का समाप्त कर दिया गया है और अभी भारत अधिनियम के माध्यम से या स्वतंत्र भारत का भारत अधिनियम इसको कहा जाएगा, इसको भारत परिषद अधिनियम नहीं कहा जाएगा। 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। 1892 का जो अधिनियम है वो चार्टर अधिनियम है, उससे पहले के अधिनियम सब चार्टर अधिनियम है, चार्टर रेगुलेशन है। 1947 का अधिनियम भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के माध्यम से जाना गया, जिसकी पहली लाइन और पहला सुझाव ये था कि 2 डोमिनियन स्टेट होगी। यहाँ भी आप ध्यान रखना, उस प्रपोजल में ये लिखा गया है कि 2 अधिराज्य होंगे, एक का नाम भारत होगा, हिंदुस्तान होगा, और दूसरे का नाम पाकिस्तान होगा। ये स्वीकार कर लिया गया है कि 2 अधिराज्य स्थापित किए जाएंगे। 31 अक्टूबर 1947 को इस प्रपोजल को पूर्ण रूप से मान भी लिया गया है कि अब 2 संविधान सभाएँ होंगी, एक भारत के लिए संविधान सभा और दूसरी पाकिस्तान के लिए संविधान सभा। इसी के साथ 15 अगस्त 1947 का जो प्रपोजल पारित हो जाता है, जुलाई में ये लाया जाता है, बहुत जल्दी इसको पारित किया गया और भारत को अधिराज्य घोषित किया गया। स्वतंत्रता जिसको हम कहते हैं, स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश साम्राज्य से हमें मिली है। ब्रिटिश रूल्स और रेगुलेशन अभी भी लागू हैं। 1947, 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक ब्रिटिश साम्राज्य के रूल्स और रेगुलेशन, ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अदर जो ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिश सरकार के ही ऑफिसर थे। उसके बाद धीरे धीरे वो ब्रिटेन चले गए हैं और 26 जनवरी के साथ नए रूल्स और रेगुलेशन, नया फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो चुकी हैं। और पहला राष्ट्रपति भी जो संविधान सभा की तरफ से एक तरह से हम कह सकते हैं सर्वसम्मति से चुना गया है, वह भी रिपब्लिक इंडिया का प्रेसिडेंट बन गया है। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। और इसी के साथ, क्योंकि मैंने कहा इन गांधीयन एरा 1920 से 1947 तक ही क्यों रहा, क्योंकि डोमिनियन स्टेट की बात गांधी ने कही थी और वो डोमिनियन स्टेट हमें दर्जा मिल गया है, इसलिए गांधी का मूवमेंट यहीं ख़त्म हो गया है। इसके बाद गांधी इस बात की ओर आगे बढ़ गए हैं कि हिंदू और मुसलमान के सांप्रदायिक दंगों को किस तरह से रोका जाए, भारत का विभाजन किस तरह से रोका जाए। हालांकि वो सफल नहीं हुए। उन्होंने ज़रूर कहा कि हिंदुस्तान का विभाजन मेरी लाश पर होगा, ऐसा ही हुआ, उनकी लाश पर ही हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, ये सही बात है। उनके जिंदा रहते हुए अधिनियम जरूर पारित हो चुके हैं। वो संघर्ष करते रहे, भूख हड़ताल करते रहे, अंततः
उनकी हत्या कर दी गई और भारत और पाकिस्तान का मुद्दा एक बार ज़रूर ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी वह बरकरार रहा है। इस तरह से हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो 3 डिवीज़न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, लिबरल एरा के रूप में, एक्सट्रीम एरा के रूप में और गांधीयन एरा के रूप में। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया इसको कह सकते हैं, लेकिन ये ब्रिटिश भारत में, केवल ब्रिटिश भारत जब तक हम आज़ाद नहीं होते तब तक किस तरह से शासन व्यवस्थाएँ चलती थी और कौन से रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए। थोड़ा सा इसके साथ ये भी कंपैरिजन करेंगे कि वो रूल्स और रेगुलेशन अभी भी हिंदुस्तान में, हमारे देश में लागू हैं या नहीं हैं, और उस समय ब्रिटिश शासकों की जो नीति थी वो आज भी, भले कांग्रेस सरकार दल की सरकार हो अथवा मिली जुली सरकार हो अथवा मनमोहन की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, सरकारें किस तरह से, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए, और आज कांग्रेस या बीजेपी का साम्राज्य, उसको बचाने के लिए वो किस तरह से कार्य करते हैं अपनी जनता के साथ, उस पर भी हम तार्किक रूप से विवेचना करेंगे। इसमें यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। इसके बाद कल हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। कपिल लेट आया आज। रवि कोई क्वेश्चन है? ओके ओके, नो एनी प्रॉब्लम। कल मैं थोड़ा जल्दी आपको लिंक शेयर कर दूंगा उस पर, उसके बाद हम परिचर्चा करेंगे। हाँ रेगुलर लगेगी, पर आप है ना उसमें कोई पार्टिसिपेट करते नहीं, कुछ मेरे को बताओ, कुछ कहो सर क्लास होगी तब, तो अब आपकी तरफ से तो है ना कोई कहता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई लिखता नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि है ना पढ़ना नहीं चाहते बच्चे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मेरे एक भी बच्चा है तो मैं पढ़ा सकता हूँ, पर उसका है ना एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि सर बुरा 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 नहीं मानेंगे, अब तो आपको सर क्लास कब होगी, जैसे मान लो आज का टाइम क्या रहेगा, तो उससे क्या है, मेरे को भी ये रहे कि हाँ भाई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो भले एक बच्चा हो पढ़ा दिया, फिर वो पढ़ाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं ना।